हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और गाइस आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही साथ ये लेंदी चैप्टर भी है। पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो ये है वीडियो पार्ट नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है और उसके बाद जो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो क्या था, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो वो भी साथ में देखने वाले हैं। तो गाइस, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप इसे 2x पर देख सकते हैं। तो चलो गाइस, अब समझते हैं कि यार ये जो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नेशनलिज्म का बेसिकली मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको राष्ट्रवाद बोला जाता है। और ये जो नेशनलिज्म मीन्स होता है अ प्राउड फीलिंग टुवर्ड्स द कंट्री, यानी कि एक सिटीजन के दिल में अपने देश के लिए क्या प्राउड फीलिंग हो सकती है या फिर क्या फीलिंग हो सकती है, उसी को बोला जाता है नेशनलिज्म, जिसको राष्ट्रभक्ति बोल सकते हो या देशभक्ति बोल सकते हो। तो ये एक ऐसी फीलिंग होती है, बट दिस फीलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम योर फीलिंग। समझ रहे हो नेशनलिज्म की फीलिंग आई कहां से? तो गाइस, इसकी झलक हम लोगों ने 1857 में ही देख ली थी, जब मंगल पांडे वाला बैरकपुर छावनी वाला विरोध हुआ था। तो वहां पर लोगों ने यूनिटी दिखाई थी और उनके अंदर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो गई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग थी वो अंदर थी, लेकिन दब गई थी धीरे धीरे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद जो लोगों ने अत्याचार सहा और जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे अत्याचार किए, उसकी वजह से भी एक यूनिटी आई और नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। अब हम यही इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही देखने वाले हैं कि भाई जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो जब आई तो आखिर क्या हुआ उसके बाद। तो ये बेसिकली तो उस जब नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस के अंदर आई तो उसके बाद रिवॉल्यूशन धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया और उन्हें लगा कि नहीं यार, गलत हो रहा है, अब हम लोग को भी फाइट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था नेशनलिज्म का मतलब। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका इम्पैक्ट क्या था। तो गाइज, यहाँ पर मैंने तुम लोग के लिए महाभारत लिख के लाया हूँ। पहले ध्यान से समझ लेना, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अच्छे समझ लेना। उसके बाद तुम लोग ये शॉर्ट नोट्स के द्वारा बना सकते हो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो गाइज, जब वॉर होता है तो सोल्जर्स की बेसिक नीड क्या होती है? उनके लिए खाना समय पे मिलना चाहिए। ठीक है, भोजन हो गया। एंड दूसरा को उनके इक्विपमेंट जो वॉर में यूज हो रहे हैं, जो आर्म्स यूज हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि नहीं है, हाई क्वालिटी है कि नहीं है, तो ये भी शार्प है कि नहीं है, तो ये भी सब देखना पड़ता है। और तीसरा क्या है, उनके जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर। तो ये 3 बेसिक नीड होते हैं। अब इनको फुलफिल करने के लिए बहुत एक्सपेंस होता है गाइज, क्योंकि एक लोग तो लड़ते नहीं है वॉर में, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो सबको देखने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। तो यही हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हुआ था बहुत एक्सपेंस हुआ था डिफेंस में, आर्म्स में, ठीक है, और बाकी सब एक्सपेंसेस में। तो भाई अब ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। तो वो कहाँ से आया, वहाँ पर दिया गया है कि ये किसके द्वारा पैसा कंप्लीट किया जाता है? इट वाज फाइनेंस बाय द वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। ठीक है, तो अब ये पैसा कहाँ से फुलफिल किया जा रहा था, ये नीड कहाँ से कंप्लीट किया जा रहा था? तो जो वॉर के लिए लोन लिया गया था उससे कंप्लीट किया जा रहा था। और दूसरा पॉइंट, टैक्सेस इंक्रीज करके, यानी कि जो इंडियंस होते थे उस समय, उन पे क्या होता था कि टैक्स इंपोज कर दिया जाता था और जो टैक्स पहले से था उसको इंक्रीज कर दिया जाता था। तो अब समझ सकते हो सिचुएशन कैसी होगी। भाई जो नॉर्मल किसान हो वो कहाँ से देगा यार, वो तो अपने खुद खाने के लिए सोचेगा, तो फिर वो टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए। और इसी से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसका पूरा स्पेंड इसमें होता था। ठीक है, एक्सपेंस जो होता था वो इसी टैक्सेस के द्वारा चुकाया जाता था। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं प्राइजेस डबल बिटवीन 1913 टू 1918। भाई देखो, जब इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, फिर टैक्सेस इतने ज़्यादा जब पे करने पड़ेंगे, उसके तो ये तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना भाई, प्राइजेस डबल हो गए। 1913 से 1918 के बीच में जो प्राइजेस थे फसलों के, तो वो क्या हो गए, वो डबल हो गए। समझ रहे हो, डबल हो गया। अब देखो यार, जो नॉर्मल किसान होगा उसके लिए तो यार इम्पॉसिबल हो गया ना यार इसको, अब क्योंकि भाई वो ऑलरेडी टैक्स चुका है, उसके बाद प्राइस भी डबल हो गया सारी चीज़ों का, तो फिर वो कैसे जिएगा यार। तो वो नॉर्मल किसान के लिए सर्वाइव करना उस समय मुश्किल हो गया था। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट की बात करते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। ये क्या था उस समय? फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब था उस समय कि जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स होते थे वो किसी भी विलेजर को फोर्स कर देते थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए उनको फोर्स करते थे, और वही बेसिकली था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की, जबरदस्ती भर्ती करते थे। ठीक है, उनको ना चाहते हुए भी आर्मी में भर्ती कर देते थे वॉर के लिए। तो यार ये तो गलत था ना भाई, कि
भाई उसका मन है तो जाए वरना ना जाए। अब उसको जबरदस्ती वॉर में ले जाना, सोल्जर में भर्ती कर देना, ये तो गलत था ना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो इंडियंस थे ये सहते रहे। लेकिन मामला तो तब गड़बड़ हुआ जब यहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया 1918 टू 19 में एंड 1922 1921 में, जो कि लेड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड। तो यहाँ पर बेसिकली जब हालात और ख़राब हो गए, तब खराब हो गए जब क्रॉप जो थे वो फेल हो गए, वो बढ़िया से प्रोडक्शन ही नहीं हुआ उन सबका क्रॉप्स का। तो वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम हुआ लोगों को। अब भाई खाने की तक की कमी हो गई थी, ठीक है। एक तो प्राइस डबल था, ठीक है, वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन यार जब क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो भाई प्राइस तो और यार बढ़ेगा ना, ठीक है। तो वहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो गई। अब वहाँ पर जब फूड की शॉर्टेज हो गई तो भाई अब लोग मरने लगे यार धीरे धीरे, क्योंकि भाई जब सबसे इम्पॉर्टेंट यही था यार खाना, अब उसी की शॉर्टेज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है यार इंसान दम तोड़ेगा ही, ठीक है। तो उसके बाद और भी संकट नहीं रुका। उसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया। ये एक एपिडेमिक था जो आया था उस समय 1920 से 21 के बीच में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब ये एपिडेमिक आया तो भाई लोगों की पूरी हालत ख़राब हो गई यार। अब देखो तुम ही लोग देखो यार कि सबसे पहले तो यार टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जा रहे हैं, फिर प्राइसेस डबल हो जा रही हैं, फिर क्रॉप फेल्यूर भी हो गया, उसके बाद फिर एपिडेमिक में आ गया और उसका रिजल्ट बहुत दर्दनाक हुआ। अब देखो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपुल पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एपिडेमिक एंड फेमिन्स। यानी कि 1921 में जो सेंसस किया गया था उसमें 1.2 से 1.3 करोड़ लोग मारे गए थे इन एपिडेमिक और फेमिन्स के कारण। तो अब सोच सकते हो कि भाई इंडियंस के दिल पे क्या बीत रही होगी जब इतने लोग मारे गए हैं, उन्होंने इतने अपनों को मौत देखा होगा, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं यार यूनिटी जरूर आई होगी, ठीक है। और उन्हें लगता था कि भाई ये सब वार के बाद सब सही हो जाएगा, इंडियंस को लगता था कि वार के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद भी उनको दुख झेलना ही पड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या करें, ये सारी चीज़ें मिलके ये वॉर को मतलब जन्म दिया, एक नेशनलिज्म के फीलिंग को इंडियंस के अंदर भाई ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गया कि भाई ये अंग्रेज हम लोग के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं एक यूनिटी का माध्यम बना इंडियंस के बीच और उन्होंने यूनिटी दिखाना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों एंट्री होती है लीजेंड की, जिसको बोला जाता है महात्मा गांधी। उसके बाद वो आए महात्मा गांधी, ठीक है। उनके बाद एंट्री होती है जो कि साउथ अफ्रीका से आते, तो महात्मा गांधी की एंट्री होती है और वो आके सत्याग्रह इंट्रोड्यूस कराते हैं। सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट मूवमेंट यूज कराते हैं जो कि एक मास एजिटेशन था और सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो गाइज ये था पार्ट 1 जिसमें हमने ये सब टॉपिक कवर किए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एंट्री ऑफ महात्मा गांधी देखेंगे और आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में समझेंगे। तो गाइस आप लोग इसको छापिए, तब तक मैं अपने तीसरे मोहल्ले के चौथी गली में घूम के आता हूं। ओए रुको,